पिंटू एक चॉकलेट फैक्ट्री में काम करता था। वो बहुत मेहनती था, इसीलिए उसके बॉस उससे हमेशा खुश रहते थे। पिंटू भी अपनी कंपनी के लिए पूरी लगन से काम करता था। पिंटू, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। जब से तुमने हमारी फैक्ट्री में काम करना शुरू किया है, हमें 2 गुना फायदा होने लगा है। मुझे तो लगता है तुम हमारे लिए लकी हो। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो सिर्फ अपना काम करता हूँ। हाँ हाँ, वो सब ठीक है, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी सर? मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा रहा हूँ। मैंने सुना है तुम बहुत समय से अपना घर लेना चाहते थे। अब तुम जल्दी ही अपना घर ले पाओगे। ये सुनकर पिंटू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो जल्दी से अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी सीमा से कहता है, सीमा, एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। अच्छा, और वो क्या? आज तुम्हारे बॉस ने फिर से तुम्हारी तारीफ करी क्या? नहीं नहीं, उससे भी बड़ी खुशखबरी। अब हमें इस किराए के मकान में नहीं रहना पड़ेगा। हम कब से अपना खुद का घर लेना चाहते थे ना। बस कुछ समय और फिर हम अपने खुद के घर में रहेंगे, ना कि किसी किराए के घर में। क्या? सच? मगर कैसे? पिंटू सीमा को सारी बात बताता है और सीमा को भी ये सुनकर बहुत खुशी होती है। दोनों डिनर करते हैं और सो जाते हैं, पर उन दोनों को नहीं पता था कि उसी फैक्ट्री के कुछ लोग पिंटू से बहुत जलते थे। उनमें से एक हरीश था। असल में हरीश पिंटू से पहले से उस फैक्ट्री में काम कर रहा था, पर जब से पिंटू वहाँ काम करने आया, बॉस के साथ साथ सभी लोग बस पिंटू की ही तारीफ किया करते थे। ऊपर से जब पिंटू की सैलरी बढ़ा दी गई तो हरीश का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। अगले दिन सुबह सुबह पिंटू नौकरी पर आ जाता है और हरीश उसका इंतजार ही कर रहा था। हरीश पिंटू के पास एक मिठाई का डब्बा लेकर आता है और उससे कहता है, पिंटू भैया, ये लो मिठाई का डब्बा। मेरी बेटी की शादी तय हो गई है। मैं सबसे पहले मिठाई तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। तुम इतने खास जो हो मेरे लिए। ओह हरीश भाई, मुबारक हो, और मिठाई के लिए धन्यवाद। मैं इसे घर जाकर अपनी पत्नी के साथ खाऊंगा। हरीश चला जाता है और शाम को पिंटू वो मिठाई का डब्बा लेकर घर आ जाता है। सीमा पिंटू को डब्बे के साथ देखकर कहती है, अरे आज अचानक से ये मिठाई क्यों? अरे ये मुझे हरीश भाई ने दी है। उनकी बेटी की शादी तय हो गई है। हरीश भाई? मुझे तो लगता है वो आपको पसंद नहीं करते, पर आज अचानक से ये मिठाई क्यों? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तभी तो उन्होंने सबसे पहले मिठाई मुझे दी, यहाँ तक कि बॉस से भी पहले। चलो इसे खा कर देखते हैं। अच्छा, तो फिर ठीक है। सीमा और पिंटू मिठाई खाने ही जा रहे होते हैं कि तभी एक डरावनी आवाज आती है, मिठाई को मत खाना। अरे क्या आपने भी वो आवाज सुनी? हाँ सुनी तो, पर वो आई कहाँ से? लगता है हमारे घर में कोई घुस आया है। तभी वो आवाज दोबारा आती है, मिठाई को मत खाना। दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। तभी सीमा की नजर पर्दे पर पड़ती है। वहाँ पर्दे के पीछे कोई खड़ा था। सीमा डरते हुए पिंटू से कहती है, पिंटू, वहाँ पर्दे के पीछे कोई खड़ा है, देखो। जब पिंटू उधर देखता है तो वो भी डर जाता है। कौन है वहाँ? बाहर आओ, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। जल्दी बाहर आओ। पिंटू के इतने कहने पर वहाँ जो भी खड़ा था वो पर्दे से निकलकर बाहर आ जाता है। पिंटू और सीमा उसे देखकर बेहद डर जाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही डरावना सा भूत था। उसकी आंखें एकदम लाल थी और उसके पैर भी उल्टे थे। हे भगवान, ये तो एक भूत है। पिंटू, जल्दी से यहाँ भागते हैं, इससे पहले कि वो हमें खत्म कर दे। चलो जल्दी भागो। पिंटू और सीमा भागते, उससे पहले वो भूत अपनी डरावनी आवाज में कहता है, रुक जाओ तुम दोनों। मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं, बल्कि तुम्हें बचाने आया हूँ। उस मिठाई में जहर है। क्या? जहर इसमें? पर कैसे? भला हरीश मुझे जहर वाली मिठाई क्यों देगा? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अगर नहीं मानते तो खुद इसे खाकर देख लो। मैं कई सालों से उस चॉकलेट फैक्ट्री में भटक रहा था, क्योंकि मैं भी एक समय पर वहाँ काम किया करता था। पर एक हादसे में मेरी मौत हो गई। मुझे अपने काम से
बहुत प्यार था, इसीलिए मैं उस फैक्ट्री में भूत बनकर भटकने लगा। आज सुबह भी मैं वहाँ था जब मैंने हरीश को मिठाई में जहर मिलाते हुए और फिर तुम्हें देते हुए हे भगवान, मुझे तो लगा ही था, मैं यही सोच रही थी कि भला ये हरीश आज अचानक से अच्छा कैसे हो गया। हमेशा तो तुमसे लड़ता रहता था। पिंटू उस भूत से कहता है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुमने भूत होकर मेरी मदद क्यों की। मुझे तो लगा था सब भूत बुरे होते हैं। जब मैं उस फैक्ट्री में काम करता था तब मेरे भी कई दोस्त थे, पर फिर मेरी मौत हो गई। मरने के बाद मैं अक्सर वहाँ अपने दोस्तों को देखकर खुश हो लिया करता था, पर फिर वो सब भी धीमे धीमे कहीं और चले गए और मैं एकदम अकेला हो गया। तुम भी मेरी ही तरह मेहनती हो और तुम्हें अपने काम से प्यार है। मुझे बस तुम्हारे लिए बुरा लगा, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भूत। और हाँ, आज से हम दोस्त हैं। मैं तुमसे हर रोज फैक्ट्री में मिलूंगा। भूत वहाँ से खुश होकर चला जाता है। सीमा पिंटू से कहती है, अरे ये क्या किया तुमने, भूत को दोस्त बना लिया। तुम भी ना अजीब हो, ये तो बिल्कुल शेर को पालतू जानवर बनाने वाली बात हो गई। पता नहीं कब वो भूत तुम्हें ही मार दे। पिंटू और सीमा खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब पिंटू फैक्ट्री पर जाता है तो उसे जिंदा देखकर हरीश को बहुत गुस्सा आता है। अरे ये क्या, ये पिंटू जिंदा कैसे बच गया मेरी जहर वाली मिठाई से। कोई बात नहीं, एक बार मेरा मार खा ली जा सकता है पर बार बार नहीं। इसे तो मैं मार के ही दम लूंगा। पर हरीश को नहीं पता था कि भूत उनकी सभी बातें सुन रहा था। भूत हरीश पर नजर रखने लगता है। हरीश जाता है, चुपके से फैक्ट्री में बनने वाली कुछ महंगी चॉकलेट चुराकर पिंटू के बैग में रख देता है। मैं इतने साल से थोड़ी थोड़ी चॉकलेट चोरी करके घर ले जाता था, पर यहाँ पर किसी को पता नहीं चला कि वो चॉकलेट चोर है कौन। हरीश खुद से ये सब कहकर फिर जोर जोर से शोर मचाने लगता है, जिससे कि फैक्ट्री में काम कर रहे सभी लोग, यहाँ तक कि बॉस भी वहाँ आ जाते हैं। सुनो सुनो, सुनो, सब जल्दी आओ, मेरे पास एक बड़ी खबर है। सब सुनो, सब यहाँ। अरे क्या हुआ हरीश, तुमने इतना शोर क्यों मचा रखा है? तुम्हारी वजह से लोगों को काम करने में परेशानी हो रही है। अरे बॉस, आप जब सुनोगे कि मेरे पास कैसी खबर है, आप मुझसे जरूर खुश हो जाओगे। अच्छा, वो क्या, जरा बता भी दो अब। पर अगर तुमने मेरा और बाकी सबका समय बर्बाद किया तो अच्छा नहीं होगा हरीश। अरे बॉस, मैंने पता लगा लिया है कि इतने सालों से फैक्ट्री की महंगी चॉकलेट कौन चुरा रहा था। क्या सच में? कौन है वो, जल्दी बताओ। वो और कोई नहीं, ये पिंटू ही है। ये सब तुम क्या कह रहे हो हरीश? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं भला चॉकलेट क्यों चुराऊंगा? हो हरीश, तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे पिंटू पर पूरा भरोसा है, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। पिंटू अपना बैग ले आता है और सबके सामने उसे खोलने लगता है। तभी पिंटू के पीछे वही भूत आ जाता है और वो पिंटू के कान में कहता है, पिंटू, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस हरीश ने तुम्हें फंसाने के लिए सच में तुम्हारे बैग में चॉकलेट डाली थी, पर मैंने उसे हटाकर इस हरीश के बैग में ही डाल दिया है। सब लोग पिंटू का बैग देखते हैं पर उसमें कुछ भी नहीं निकलता। बॉस को हरीश पर बहुत गुस्सा। हरीश, ये सब क्या मजाक था? पिंटू के बैग में कुछ भी नहीं है, तुमने हम सबका समय बर्बाद किया। पर ये कैसे मुमकिन? मैंने खुद इसके बैग में चॉकलेट मेरा मतलब मैंने खुद इसे अपने बैग में चॉकलेट डालते हुए देखा था। ये चॉकलेट गायब कैसे हो गई? चॉकलेट गायब नहीं हुई हरीश, वो तुम्हारे बैग में है। पिंटू हरीश से उसका बैग छीन लेता है और उसे खोलकर सबको दिखा देता है। उसमें सचमुच वो महंगी चॉकलेट्स थी। बॉस पुलिस बुला लेते हैं और हरीश को पुलिस पकड़कर ले जाती है। इतना ही नहीं, उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। सबके जाने के बाद भूत पिंटू के पास आता है। अरे भूत, नहीं नहीं, मेरे दोस्त,
मुझे 2 बार बचाने के लिए शुक्रिया। तुम सच में मेरे पक्के दोस्त हो। उसके बाद पिंटू खुशी खुशी फैक्ट्री में काम करने लगता है और वो जल्द ही अपना नया घर भी ले लेता है। फिर वो अपनी पत्नी सीमा और उस भूत के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। अगली सुबह गांव वालों को बिल्लू की लाश मिलती है। सरपंच बोलता है, मैंने बोला था कि रात में घर में रहो और शोर मत मचाओ, लेकिन मेरी बात मानता कौन है? तब तक राजू वहां आ जाता है और सरपंच को देखकर बोलता है, कब तक ऐसे रहेंगे सरपंच जी? चुप रहने और दरवाजे बंद करने से कुछ नहीं होगा। हमें मिलकर कुछ करना होगा, नहीं तो ये चुड़ैल एक एक करके सबको मार डालेगी। लेकिन राजू, हम क्या कर सकते हैं? वो चुड़ैल है और हम इंसान हैं। हम उनसे कभी नहीं लड़ सकते। तभी वहां खड़ा चुन्नू बोलता है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। राजू भाई की बात सही है, हम इस तरह से अपनी मौत को आने का इंतजार नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा तुम गांव वालों को ठीक लगे, मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कहकर सरपंच वहां से चला जाता है और गांव वाले मिलकर चुड़ैल से लड़ने की योजना बनाने लगते हैं। एक रात योजना के अनुसार चुन्नू, राजू और बाकी के गांव वाले गांव के बीच में बैठ जाते हैं और चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगते हैं। राजू भैया, सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? अगर आपकी स्कीम फेल हो गई तो मैं तो समझो मर ही गया। अरे चुन्नू भाई, डरते काहे हो? मैं हूं ना, मेरे रहते वो चुड़ैल तुम्हें छू भी नहीं सकती है, समझे? चलो अभी चुपचाप बैठो और चुड़ैल का इंतजार करो। थोड़ी देर बाद चुड़ैल वहां आ जाती है और गांव वालों को देखकर हंसते हुए बोलती है, क्या बात है, लगता है आज पूरा गांव एक साथ ही मरने के लिए आ गया है। चुड़ैल को देखकर गांव वाले रोना चालू कर देते हैं। चुड़ैल परेशान और बेचैन हो जाती है और अपने कान बंद करते हुए बोलती है, बंद करो ये रोना, मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो? तुम गांव वालों को पता नहीं कि मुझे रोना धोना पसंद नहीं है। लेकिन गांव वाले रोना बंद नहीं करते। इससे चुड़ैल को और गुस्सा आ जाता है और वो एक गांव वाले को पकड़कर मार डालती है और चुन्नू की तरफ बढ़ती है। ये देखकर चुन्नू रोने लगता है और बोलता है, अरे राजू भैया, बचाओ मुझे, नहीं तो आज तो मैं गया, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। चुड़ैल को आगे बढ़ता देखकर राजू और गांव वाले डंडों से चुड़ैल के ऊपर हमला कर देते हैं। चुड़ैल अपने ऊपर हुए हमले से हड़बड़ा जाती है। राजू जोर से चिल्लाता है, भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो, इससे पहले चुड़ैल संभले। अपने अपने घर में घुस जाओ। गांव वाले ऐसा ही करते हैं और अपने अपने घर में घुस जाते हैं। चुड़ैल थोड़ा संभलती है और बोलती है, आज तो तुम लोग बच गए हो, लेकिन ज्यादा दिन नहीं बचोगे। तुम गांव वालों ने मुझ पर हमला करके मुझे सीधी चुनौती दी है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। अगली सुबह गांव वाले गांव में इकट्ठा होते हैं। वहां चुन्नू बोलता है, अब हमें इस गांव में नहीं रहना चाहिए, ये चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो धमकी देकर गई है। अरे यार चुन्नू, कितना डरते हो? तुमने एक बात नोटिस नहीं की, वो चुड़ैल रोने के शोर से कितनी बेचैन हो गई थी। इसी बात पर मुझे एक योजना और याद आई है। राजू की बात सुनकर चुन्नू बोलता है, तुम रहने दो भाई, तुम्हारी योजना मरवा कर रहेगी, मैं तो चला, तुम्हारी योजना में मुझे मत रखो। चुन्नू के जाते ही गांव वाले भी वहां से चले जाते हैं। तुम उदास मत हो राजू, मुझे बताओ तुम्हारी योजना क्या है? हमें इस गांव को चुड़ैल से बचाना है। राजू की योजना सुनकर सरपंच जी खुश हो जाते हैं और उसका साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। रात में राजू अकेला ही गांव की चौपाल में आ जाता है और चुड़ैल भी वहां आ जाती है। आज अकेला ही आ गया है तू? लगता है गांव वाले तुझे मरवाना चाहते हैं। लेकिन राजू कुछ नहीं बोलता। लेकिन तभी वहां चारों तरफ बच्चों के रोने की आवाजें आने लगती हैं और ये आवाजें बहुत तेज होती हैं। चुड़ैल अपना सर पकड़ लेती है। बंद करो इस आवाज को, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रही, बंद करो। लेकिन आवाज और तेज हो जाती है। चुड़ैल नीचे गिर जाती है और तड़पने लगती है। तभी वहां चुन्नू, सरपंच और बाकी के गांव वाले भी आ जाते हैं। चुन्नू राजू से बोलता है, अरे राजू भैया, ऐसा क्या किया है आपने जो ये ऐसे तड़प रही है? क्या हुआ इस चुड़ैल को? चुन्नू की बात सुन सरपंच जी बोलते हैं, चुन्नू, मैं बताता हूँ। दरअसल इस चुड़ैल को रोने के शोर से परेशानी होती है और राजू ने इसी परेशानी को अपना हथियार बना लिया। हमने पूरे गांव में बड़े बड़े स्पीकर लगवा दिए हैं और ये रोने का शोर उन्हीं स्पीकर से आ रहा है। तभी वहां तड़प रही चुड़ैल बोलती है, बंद करो ये शोर, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मुझे जाने दो। लेकिन गांव वाले रोने के शोर को बंद नहीं करते। थोड़ी ही देर में चुड़ैल तड़प तड़प कर मर। दशरथपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। चारों तरफ खुशियां खुशियां थी। सब गांव वाले मिलजुल कर रहते थे।
लेकिन शायद ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था, क्योंकि गांव को चुड़ैल की नजर लग गई थी। उस गांव में एक चुड़ैल आ गई थी। कितना सुंदर गांव है, अब मैं इसी गांव में रहूंगी और लोगों को मजा चखाऊंगी। एक रात गांव में बच्चा रो रहा होता है। बच्चे की माँ बच्चे को चुप करा रही होती है। अरे मेरे राजा बेटा, चुप हो जा। क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रहा है? चुप हो जा मेरे चांद। तभी वहां से चुड़ैल गुजर रही होती है। बच्चे को रोना सुनकर चुड़ैल बोलती है, कितना शोर मचा रहा है ये बच्चा, कितने जोर जोर से रो रहा है, लगता है इसे चुप कराना ही होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल उस घर में घुस जाती है और गुस्से में बोलती है, ए औरत, चुप करवा इस बच्चे को, कितना शोर कर रहा है, नहीं तो मैं इसकी जान ले लूंगी, मुझे नहीं पसंद इतना शोर। चुड़ैल को देखकर वो औरत घबरा जाती है। मैं चुप कराती हूँ चुड़ैल जी, मेरा बेटा है ये, मुझे नहीं पता था आपके बारे में। ऐसा कहकर औरत अपने बच्चे को चुप कराने लगती है, लेकिन बच्चा चुप होने की बजाय और रोने लगता है। ये देख चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, लगता है ये तेरे से चुप नहीं होगा, इसे मैं ही चुप करवा सकती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल बच्चे को औरत से छीनकर उठा लेती है और उसे मार देती है और हंसते हुए बोलती है, बच्चे ऐसे चुप होते हैं, समझी क्या? और सुन, रोना मना है, नहीं तो मैं फिर आऊंगी। अगली सुबह गांव वाले औरत के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं और रोते हुए दिनेश सरपंच को रात में हुई घटना के बारे में सारी बात बताती है, जिसे सुनकर दिनेश सरपंच बोलता है, ये तो बहुत ही दर्दनाक घटना है। परेशानी की इस घड़ी में हम सब गांव वालों को एक साथ रहना है और सभी गांव वालों से मेरा अनुरोध है कि वो अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके रखें। सरपंच की बात सुनकर चुन्नू ठेकेदार गुस्से में सरपंच से बोलता है, अरे सरपंच, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? हम उस चुड़ैल से ऐसे डर कर तो नहीं बैठ सकते। चुन्नू की बात सुनकर वहीं खड़ा राजू बोलता है, अरे ठेकेदार, तो सरपंच कौन सा कह रहे हैं डरो? जिसको डर नहीं लगता वो अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां खोल कर रखे, और क्या। राजू की बात सुनकर गांव वाले हंसने लगते हैं। रात में गांव में चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है, सब घरों के दरवाजे बंद होते हैं। ये देख चुड़ैल बोलती है, एक ही दिन में गांव वाले डर गए, बहुत ही डरपोक है इस गांव के निवासी। कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं होता। एक रात बिल्लू शराबी और उसका दोस्त टिल्लू दोनों रात में शराब पीकर आ रहे होते हैं। अरे बिल्लू पाजी, तुसी क्या कर रहे हो? पता है गांव में चुड़ैल आई है, वो शोर मचाने वाले को मार डालती है। टिल्लू की बात सुनकर बिल्लू हंसता है और बोलता है, ओए टिल्लू पुत्र, तेनू दसना मैं दारू पीने के बाद मैं यमराज से भी नहीं डरता, समझा? आ लैण दे चुड़ैल नू, मैं देख लूंगा उसनू। अब पुर्रा। बिल्लू भैया, तुसी दिलेर हो, मैं नहीं, मैं तो चला। टिल्लू को ऐसे भागता देख बिल्लू बोलता है, एक से एक फट्टू देखे, लेकिन तुहाडे जैसा नहीं देखा टिल्लू, जाओ। लेकिन बिल्लू के शोर शराबे से चुड़ैल वहां आ जाती है और बिल्लू को बोलती है, ऐ शराबी, इतना शोर क्यों मचा रखा है तूने? अब भी मार कर खा जाऊंगी तुझे। चुड़ैल की बात सुनकर बिल्लू बोलता है, हलवा है क्या मार कर खा जाएगी चुड़ैल? और शराबी क्यों कह रही है? असी पंजाबी हाँ, इन्नी तो हमें गला गीला करने में लगती है, समझी? बिल्लू की इस बात पर चुड़ैल को और गुस्सा आ जाता है और वो बिल्लू को पकड़ लेती है। जैसे ही चुड़ैल बिल्लू को पकड़ती है, बिल्लू रोने लगता है और बोलता है, मैनू माफ कर दो चुड़ैल जी, और मैनू नहीं पता सी आपके बारे में। बहुत ढीठ है तू शराबी, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल बिल्लू को मार डालती है और उसकी लाश गांव के एक पेड़ पर टांग देती है और उसके गले में एक तख्ती टांग कर उसमें लिख देती है, रोना